स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सलमान और आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है यानी कि आरपीएससी करंट अपडेट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के माध्यम से राज्य में बीते हफ्ते जो भी खबरें समसामयिकी के मुद्दों से संबंधित हैं, यानी कि ऐसी खबरें जो आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, यानी कि उन खबरों के आधार पर समसामयिकी से संबंधित कोई सवाल बनाया जा सकता है, तो उन खबरों के तर्ज पर सवाल को फ्रेम करके इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का हमारा एक प्रयास है, जिससे कि आगामी परीक्षा में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से समसामयिकी से संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं, या वो कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनकी पृष्ठभूमि में जाकर के सवाल बनाने की संभावना होती है, उसका एक पूर्वानुमान आप सभी को हो सके और आप अपनी परीक्षा में उन सवालों को सहजता और आसानी के साथ हल कर सके। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं मानचित्र से। अगर हम मानचित्र पर कोई एक सवाल देख ले तो इससे हमें धीरे धीरे हर एपिसोड के माध्यम से हमें मानचित्रों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील किस जिले में स्थित है और उस जिले की सीमा राज्य के कितने जिलों के साथ स्पर्श होती है। तो सांभर झील की अगर हम बात करते हैं तो सांभर झील जो है राजस्थान राज्य में स्थित एक खारे पानी की झील है जो कि जयपुर में स्थित है। तो यहां पर जयपुर की अगर स्थिति को देखें मानचित्र पर, तो यहां पर हम आराम से जयपुर की स्थिति को देखा जा सकता है। अगर जयपुर जिले की आकृति की बात करें तो यह कुछ कुछ त्रिभुजाकार है और यहीं पर सांभर झील स्थित है जो कि एक खारे पानी की झील है। अब सांभर झील जिस जिले में स्थित है यानी जयपुर, उसकी सीमा राज्य के किन जिलों से स्पर्श होती है। तो इसमें सीकर 1, नागौर 2, अजमेर 3, टोंक 4, सवाई माधोपुर 5, दौसा 6 और अलवर 7, यानी कि जयपुर की जो सीमा है राजस्थान राज्य के 7 जिलों के साथ साझा होती है या स्पर्श होती है। यहां पर हम देखें, यहां पर एक जिला और होगा, लेकिन चूंकि हमने बात की है राजस्थान राज्य के वे कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं जयपुर यानी कि जहां पर सांभर झील स्थित है उस जिले के साथ साझा होती है या स्पर्श होती है, तो हम इसको नहीं गिनेंगे। हालांकि अगर इसकी बात करें तो यहां पर महेंद्रगढ़ जिला जो कि हरियाणा का जिला है स्थित है। अगर हम कुल जिलों की बात करें यानी कि जयपुर कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अगर राज्य के जिलों की हम बात करें तो राज्य के जिलों के मामले में ये 7 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये एक मोटा मोटी हमें अमूमन अंदाजा लग गया कि सांभर झील जो जयपुर में स्थित है वो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल इस एपिसोड में आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। देश का पहला वाइल्ड लाइफ हेरिटेज स्टेशन कौन सा है? विकल्प है सवाई माधोपुर, भरतपुर, बूंदी और अजमेर। सबसे पहले यहां सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर जो है देश का पहला वाइल्ड लाइफ हेरिटेज स्टेशन है और वर्ष 2016 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां की जो भी विभिन्न दीवारें हैं उन पर जंगली जानवरों के चित्रों को उकेरा गया था, जिससे कि यहां पर वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्रसिद्ध रणथंभौर है वहां पर पर्यटकों को और अधिक आकर्षित किया जाए। अगर रणथंभौर की हम बात करते हैं तो रणथंभौर की वजह से ही सवाई माधोपुर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक पटल पर भी अपनी एक खासियत रखता है। ये वैश्विक पटल पर भी इसके लिए जाना जाता है। रणथंभौर में टाइगर सफारी का भी पर्यटक आनंद ले सकते हैं और यहां पर पहुंचने के लिए सवाई माधोपुर स्थित जंक्शन पर पर्यटकों को आना होता है, यानी कि इस जंक्शन को क्रॉस करना होता है। इस जंक्शन की अगर बात करते हैं तो ये दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है और जैसा कि मैंने पहले ही बताया ये पहला हेरिटेज रेलवे स्टेशन है भारत का, तो इसकी वजह से इसकी प्रसिद्धि अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहां से अगर बात करें कि 2016 में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीवों, जंगली जानवरों, पेड़ पौधों और रणथंभौर की जो प्राकृतिक छटाएं हैं उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स को दीवारों पर उकेरा गया था, जिससे कि पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके। साथ ही साथ
यहाँ पे जो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं उसको और भी अधिक बिखेरा जा सके वैश्विक पटल पर, इसके लिए इस तरह की प्रस्तुति की गई थी। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया है, राज्य में कहां पर अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है? विकल्प है अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर। आप सभी को पता होगा साथियों कि वर्ष 2020 में भारत की नई शिक्षा नीति घोषित की गई थी। हालांकि इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो वर्ष 1986 में लाई गई थी, जिसमें कि वर्ष 1992 में संशोधन भी किया गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो जो नई शिक्षा नीति है उस पर विचार विमर्श चल ही रहा था, यानी कि इस पर चर्चा हो रही है आजकल, इसके क्रियान्वयन पे चर्चा हो रही है। और इसी के मध्य अभी हाल ही में अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये जयपुर में किया गया है। जयपुर में कहां पर? भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के महाराणा प्रताप सभागार में भारतीय विद्या भवन के 4 दिवसीय 13वें अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन की शुरुआत की गई है। और इसके मुख्य अतिथि जो थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन जी थे। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही, यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे यहाँ पर, इसके साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय विद्या भवन मुंबई के संयुक्त अधिशासी सचिव जगदीश लखानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ बातें इससे संबंधित महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के मद्देनजर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कुकड़ू लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प है जयपुर, टोंक, सीकर या अजमेर। तो कुकड़ू लिटरेचर फेस्टिवल जो है एक 2 दिवसीय पारिवारिक उत्सव है, जहां पर बच्चों और उनके अभिभावकों यानी उनके माता पिता को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है, जहां पर ये एक ही स्थान पर साहित्य, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट के अनुभवों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा मंच है जो कि बच्चों और उनके माता पिता को जोड़ता है, आपस में एक ही स्थान पर साहित्य, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट का आनंद लेने के लिए। और इसका आयोजन जो है जयपुर में किया जा रहा है। कहां पर? जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में। और इस फेस्टिवल की जो आयोजन किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? मयूर स्कूल, जो कि जयपुर में स्थित है। यानी कि मयूर स्कूल जो है जो कि जयपुर में स्थित है, वो जवाहर कला केंद्र में इस फेस्टिवल की शुरुआत कर रहा है। और इस फेस्टिवल में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग सेशन का भी आयोजन किया जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता 66 वर्ष बाद राज्य के किस जिले में आयोजित की जाएगी? विकल्प है सिरोही, पाली, जालौर या बाड़मेर। तो राजस्थान राज्य को एक बार 66 वर्ष बाद इसकी मेजबानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता की। और ये जो है राजस्थान राज्य के पाली जिले में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत नागौर जिले के 9 स्काउट्स का भी चयन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय जम्बूरी प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो कि पाली में आयोजित किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कौन सी कक्षा तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कक्षा 8 तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जाएगा प्रदेश में जो भी विद्यालय हैं उनके द्वारा। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022 का शुभारंभ अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 29 नवंबर 2022 को सिविल लाइन जयपुर में किया है। यानी कि इस योजना की शुरुआत कहां से की गई है? जयपुर से की गई है। कब की गई है? 29 नवंबर 2022 से। तो यहां पर ये तिथि और ये स्थान दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि समसामयिकी से संबंधित जो सवाल बनाए जाते हैं वो कुछ फैक्चुअल भी होते हैं, तथ्यात्मक भी होते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसकी तर्ज पर जो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की जो स्कीम
सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसी के अंतर्गत सप्ताह में 2 बार यानी कि मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर दूध से 150 मिलीलीटर दूध तथा कक्षा 6 से और 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए 20 ग्राम पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहां पर 2 बातें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यानी कि अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को कितने ग्राम पाउडर से कितने ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 ग्राम पाउडर से 150 ml। वहीं अगर पूछ लिया जाए कक्षा 6 से और कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को कितना ml दूध या कितने ग्राम पाउडर से कितने मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 ग्राम पाउडर से 200 मिलीलीटर दूध स्कूल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत, जिसकी शुरुआत जयपुर से की गई है। कब से की गई है? 29 नवंबर 2022 से की गई है। तो ये इससे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें रही, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों पर जलाशयों के निर्माण हेतु 2554 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? विकल्प है सेई और लूनी नदी, दूसरा विकल्प है बनास और बेड़च नदी, सेई और साबरमती नदी, और सबसे अंतिम विकल्प में है कोठारी और साबरमती नदी। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 2554 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है सेई और साबरमती नदी पर जलाशयों के निर्माण के लिए, जिससे कि पाली और सिरोही स्थित 750 ग्रामों में जो पेयजल की समस्या बनी हुई है उसको रिजॉल्व किया जा सके, यानी कि यहां पर 750 गांवों में पेयजल की आपूर्ति जो पहले से काफी बाधित हो रखी है वहां पर जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य मंत्रिमंडल बैठक में निम्नलिखित में से किस अधिनियम या नियम में संशोधन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? विकल्प है राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1992, राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1992, राजस्थान राज्य उद्योग एवं संवर्धन अधिनियम 1992, और सबसे अंतिम वाला विकल्प है राजस्थान राज्य परिवहन एवं सड़क अधिनियम 1992। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अभी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 1992 में संशोधन की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत जो प्रोग्रामर का पद होता था उस पद में भर्ती के लिए अभी तक यह नियम था कि 50% जो भर्ती की जाती थी वो सीधे तौर पर की जाती थी, यानी सीधी भर्ती होती थी, और वही 50% जो भर्ती होती थी वो पदोन्नति के माध्यम से होती थी। लेकिन इसमें संशोधन की मंजूरी देकर के इसमें यह बात कही जा रही है कि ये जो भर्तियां होती थी ये क्रमशः अब 40% और 60% हो जाएंगी, यानी कि 40% जो भर्ती होगी वो सीधे तौर पे की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, और 60% की जो भर्ती की जाएगी वो पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए आप लोग ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के ट्विटर पर मौजूद है, यानी कि जो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री है अगर उनका ट्विटर हैंडल देखा जाए तो इस पर यह बात आपको मिल जाएगी। इसकी पुष्टि आप लोग यहां से कर सकते हैं। अगला सवाल है, राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? विकल्प है लघु फिल्म निर्माण, 2 नए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण, नए जंगल गलियारा का निर्माण, या सबसे अंत वाला विकल्प है 2 नई झीलों का निर्माण। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं राजस्थान राज्य में पहले से ही विद्यमान है, और इन्हीं पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, यानी कि राजस्थान राज्य में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, साथ ही साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए अभी हाल ही में लघु फिल्म निर्माण की मंजूरी दे दी गई है।
राजस्थान सरकार की जो बैठक हुई थी, राजस्थान सरकार की कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उसमें इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और इसमें मुख्य रूप से एक क्षेत्र यह भी देखा जा रहा है कि जैसे ही पर्यटक या पर्यटन यहां पर बढ़ता है तो इसमें निवेश की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो इसमें एक हिडन एजेंडा सरकार का यह भी है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए, यानी निवेश को बढ़ाया जाए राजस्थान राज्य में किस तरह से, पर्यटन के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत अभी हाल ही में मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी मुंबई द्वारा लघु फिल्म निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद राजस्थान राज्य में जो भी पर्यटक स्थल है उनको लेकर के, यानी कि उन पर्यटक स्थलों को लेकर के लघु फिल्म का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि वहां पर जो भी पर्यटक है उनको आकर्षित करने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहां पर एक फैक्ट जो है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी जो कि मुंबई की एक कंपनी है, इनकी जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी गई है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तहत पर मैसर्स एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट एलएलपी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि राजस्थान राज्य के लिए जो भी आगामी परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, उसके लिए प्रीलिम्स हेतु दृष्टि संस्थान की ओर से ऑनलाइन मोड पर दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। कोई भी छात्र इसमें जुड़ना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, या इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो इस दिए हुए संपर्क पर संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं और इस कोर्स में प्रवेश लेकर के दृष्टि संस्थान का एक अभिन्न अंग बन सकते हैं, जिससे कि वो अपने आगामी आने वाली परीक्षा में जो भी उनको बाधाएं महसूस होती हैं उसको रिजॉल्व कर सके, यानी कि अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, डेफ ओलंपिक विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कितने रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है? 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए या 8 करोड़ रुपए? तो डेफ ओलंपिक 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी अगर थोड़ा सा डिटेल में हम बात करते हैं तो डेफ ओलंपिक 2022 के 3 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा, इनको 3-3 करोड़ रुपए की राशि, वहीं डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक विजेता वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाएगी। और इस इतनी बड़ी राशि को पुरस्कार के रूप में देने का जो मकसद है राजस्थान राज्य सरकार का, मुख्य रूप से खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से संबल बनाने और साथ ही साथ प्रदेश में जो भी खिलाड़ी हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सराहने, साथ ही साथ ऐसे युवा खिलाड़ी जो प्रदेश स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं या राज्य का नाम रोशन करने की चाह रखते हैं, उनको बढ़ावा मिल सके, इस तरह से इस राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला सवाल पूछा गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है? विकल्प है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति, राजस्थान उद्योग एवं निर्यात विकास समिति, राजस्थान पर्यावरण संवर्धन विकास समिति, या सबसे अंत में है राजस्थान आयात एवं निर्यात विकास समिति। तो अभी राजस्थान राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उस मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे संबंधित कुछ अगर महत्वपूर्ण बातों को देखें तो सबसे पहले राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन को राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत इस समिति के गठन से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं उसको उठाया जा सकेगा, यानी कि इस परियोजना का संचालन सुचारू रूप से हो सकेगा। और इसके अलावा समिति के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी अनुमोदन दे दिया गया है। तो ये रहा हमारे आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड का हम यहीं पर विराम देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई सूचनाओं के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।